हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग सेंटर ऑफ मास इन अ वन शॉट कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, बट बिफोर दैट प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सेंटर ऑफ मास होता क्या है? एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पेन है या फिर कुछ भी है, आप उसे ट्राई करिए। एक ना एक ऐसा पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर जब आप उसे प्लेस करेंगे फिंगर पे, वो गिरने की जगह वो वहां पर बैलेंस हो जाएगा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, या ऐसे बैलेंस हो जाएगा, राइट? ओके। तो इन्हीं पॉइंट्स को, आई मीन इसी पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं, राइट? जहां पर उस बॉडी का हम लोग अज्यूम करते हैं सारा मास कंसेंट्रेटेड है, मान लेते हैं कि वहां पर उसका सब मास प्रेजेंट है, राइट? ओके। सो उस वाले पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉर्क होता है वो जीरो होता है, एंड दैट्स व्हाई ये वाला पेन नीचे नहीं गिरा, ये मार्कर नीचे नहीं गिरा, राइट? अच्छा, तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं कि कहां पर एग्जिस्ट करेगा। उसके लिए भी एक मेथड है। तो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास में, पूरे सेंटर ऑफ मास में एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे उसके से हम क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर बनाना है, राइट? आई मीन एक एक्स वाई या जो भी आपको दिया हुआ हो, ये वाई है, ये एक्स है, ये जरूर ड्रॉ करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी बॉडी है उसे आपको ऐसे प्लेस कर देना है, राइट? जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए आपकी बॉडी है। अच्छा, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भी होंगे, राइट? तो उन्हें मेंशन कर देते हैं, राइट? तो मान लीजिए ये फर्स्ट पार्टिकल, इसका मास m1 है इस पार्टिकल का, और इसका m2 है, एंड सो ऑन टिल मान लीजिए एक mn पार्टिकल यहाँ पर है, राइट? अच्छा, तो जो मास ऑफ बॉडी है वो क्या होगा? सम ऑफ द मास ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स, राइट? अच्छा। अच्छा, तो ये ओरिजिन है, 0,0 है, एंड इसे आप 3D एक्सिस में भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है? तो यहां से यहां तक का अगर मैं एक पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो ये r1 वेक्टर होगा, करेक्ट? r1 वेक्टर होना चाहिए, एंड सो ऑन टिल अगर मैं mn के लिए बना दूं तो rn वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, तो अगर मुझे इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बेसिकली वो आता है, सॉरी, आर सी ओ एम। मान लेते हैं वो कहीं, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं ये आर सी ओ एम, यहाँ पर ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है कहीं पर, राइट? जहां पर इसका मास m पूरा है, राइट? मान लेते हैं दिस मास कैपिटल M, राइट? तो इस पूरी बॉडी की जगह हम लोग बस एक m और r c m से उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? अगर हम लोग उसके सिर्फ मास के टर्म्स में उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो r c m की जो वैल्यू आती है, एंड ऑफ कोर्स ये एक पोजीशन वेक्टर है तो ऑफ कोर्स वेक्टर तो लगाने पड़ेगा ना। ओके, तो ये आता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन टिल mn rn वेक्टर, राइट? डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स मासेस। अच्छा, जैसे आप सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड सिग्मा एम आई, करेक्ट? अच्छा। अच्छा, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। मान लीजिए आपका जो बॉडी है ये मूव भी कर रहा है, तो ऑफ कोर्स मूव करे तो पोजीशन वेक्टर चेंज होता ही रहेगा, राइट? तो डी आर सी ओ एम डी टी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो सेंटर ऑफ मास है ये भी तो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो वो होता है, अब हम लोग दो से डिफरेंशिएट करेंगे तो m1 r, आई मीन dr1 by dt and so on till mn drn by dt, right? So it will become m1 v1 plus m2 v2 and m2 v2 and so on till mn vn divided by what? The sum of the all masses, right? Okay. अच्छा, अगर बॉडी एक्सिलरेट कर रही हो तो dv by dt निकाल लेंगे, राइट? तो dvcom divided by dt is equal to acceleration on center of mass is equal to m1 a1 and so on till mn an, right? Divided by the sum of all masses, right? Correct? Okay, right? So it means that अगर internal particles के पास acceleration भी है तो ऐसी possibility है कि जो, यहाँ वेक्टर लगा दे रहे हैं, वेक्टर रहेगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कि जो बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसका कोई एक्सेलरेशन ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। कैसे?
अगर आपने ACM को 0 वेक्टर पुट कर दिया तो वहां पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, M1A1 till MNAN is equal to 0. So basically if the sum of all the internal vectors is becoming 0 in terms of acceleration, then that case the external acceleration will be 0, right? It does not matter even if the body has internal acceleration, right? So it means that अगर body has internal acceleration भी है तब भी body की पॉसिबिलिटी है कि वो उसका सेंटर ऑफ मास 0 एक्सेलरेशन पे हो, पॉसिबल है, राइट? सो ये एक बेसिक थ्योरी है रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ मास, एंड ऑफ कोर्स इसमें और भी डिटेल में चीजें हैं जैसे इसका प्रूफ वगैरह, बट सिंस ये वन शॉट है तो इसमें डिस्कस वो करने का मतलब नहीं, राइट? क्योंकि आपको भी जल्दी जल्दी सब चीजें जाननी होंगी, दैट्स व्हाई। अगर आप लोग प्रूफ चाहिए देन ऑफ कोर्स आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, इफ यू वांट देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? So let's see some of the basic problems in this case, and of course I'll be not be discussing regarding the different figures center of mass, right? Because वो तो आप लोग कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, वो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, राइट? अच्छा, ये तो हो गया डिस्क्रीट के लिए। अगर वो जो मास है उस पर एक कंटिन्यूस वे में फैला हुआ है तब कैसे होता है, तब इंटीग्रल आर डी एम डिवाइडेड इंटीग्रल डी एम इज इक्वल टू आर सी ओ एम, राइट? करेक्ट, ऐसे होता है, ठीक है? तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अभी करते ही हैं इसके बाद ही जस्ट। तो लेट्स सी इट। सो लेट्स सी फॉर कंटिन्यूस आल्सो। सो मान लीजिए आपके पास एक 1D रॉड है, मान ले रहे हैं, ठीक है? एक 1D रॉड है लाइक दिस, एंड आपसे कहा गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताने को, राइट? तो ऑफ कोर्स इसका हमने कहा गया कि जो इसका लीनियर डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। तो मैंने उसे मान लिया कि वो लैम्डा के इक्वल होगा, मान ले रहे हैं क्या करना, तो लैम्डा की इक्वल है। अच्छा, तो लीनियर मास डेंसिटी होती क्या है, वो होते हैं टोटल मास डिवाइडेड लेंथ, राइट? अच्छा, तो अब इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये वाला, इसे मान लेते हैं dx है एट अ डिस्टेंस x, मान लिया, करेक्ट है। तो अब हमने क्या कहा था, अच्छा ये क्या होगा, एंड इसका मास dm मान लेते हैं। तो क्योंकि कांस्टेंट है तो जितना डेंसिटी इस पूरे रॉड का होगा उतना डेंसिटी इसका भी होना चाहिए, राइट? तो जितना डेंसिटी इस रॉड का है उतना डेंसिटी इस छोटे पोर्शन में होना चाहिए, हेंस इट मस्ट बी इक्वल टू dm by dx2, right? I mean dx, right? Okay, so we know that RCOM is equal to the integral r dm divided by dm, correct? Okay, okay, so देखते हैं आगे। अच्छा, एट x हमने माना है तो ये हो गया x, right? x dm divided by dm, integral dm, okay. Now what is dm? Well, from this you can say that dm is equal to lambda dx, correct? Okay, so let's substitute the value. So we get x into lambda dx divided by integral lambda dx, right? And what are the limits of this integral? Well, if you assume that this is at 0, and since we are dealing in 1D only, so that is why we are assuming this point as 0 only, not 0 comma 0, right? 2L, right? Let's assume this. So it is 0 to L, 0 to L. So we get over here x square by 2 into lambda from 0 to L divided by lambda x from 0 to L. Lambda and lambda gets cancelled, so you get x by 2, right? Okay. So मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर पे लाई करेगा इस रॉड के, राइट? ओके, तो सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, एक 2D रॉड के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो होगा L बाई 2 कॉमा B बाई 2 पे, राइट? अगर ये लेंथ B है, ये लेंथ L है, राइट? एंड ऑफ कोर्स जो एक्सेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक्सेस यहां से चूज किया है तभी मैं ये कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि अगर मैं एक्सेस को यहां से चूज करता, 0,0 मेरा यहां होता, तो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट इसके चेंज हो जाते इस रॉड के। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एक्सेस चेंज कर दी ना, इस वजह से। ऑफ कोर्स ये पॉइंट सेंटर ऑफ रॉड पे ही लाई करता है, लेकिन जो एक्सेस जो इसका कोऑर्डिनेट बनता है वो अलग बनता है, राइट? सिंस यह वाला पॉइंट भी तो फिर 0,0 थोड़ी ना रहता, अगर यहाँ 0,0 ये कुछ और पॉइंट हो जाता। दैट इज द आंसर ऑफ दिस थिंग। ओके, this is how you prove things related to continuous mass, right? And of course one thing you should know is that suppose अगर मैंने कह दिया होता कि इस रॉड का जो मास है 1D मान ले रहे हैं, मैं 2D ड्रॉ किया लेकिन ये 1D रॉड है, ठीक है, मान ले रहे हैं, वैसे ड्रॉ कर देंगे। ये अगर एक 1D रॉड है मैंने मान लिया है,
तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि जो लीनियर मास डेंसिटी है वो हम लोग दे रखी है लैम्डा एक्स है, लैम्डा एक्स मतलब वो विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स वो इंक्रीज करती जा रही है, मीन्स यहाँ पर मास कम है, यहाँ से मास बढ़ता जा रहा है लगातार, कांस्टेंट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है लैम्डा एक्स, यहाँ पर लैम्डा क्या रहता है लैम्डा एक्स डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा, करेक्ट है। अरे तो यहाँ पे लैम्डा की जगह लैम्डा एक्स आएगा तो लैम्डा एक्स ये है, तो डीएम क्या आ जाएगा लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स, तो लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स एक्स और ये लैम्डा एक्स ये बनेगा। अच्छा तो क्या बनेगा एक्स लैम्डा इंटू एक्स क्यूब बाई 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल राइट। इसे एक बार आप लोग खुद सॉल्व करें तो आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2/3 L पे हम लोग को सेंटर ऑफ मास में मिल रहा है राइट, मीन्स यहाँ पर राइट। तो बेसिकली जैसे जैसे इस रॉड का मास बढ़ते जा रहा है वैसे इसका सेंटर ऑफ मास इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट राइट। अगर इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास सॉरी मास बढ़ रहा है तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास shifts towards the point or towards the mass which has a higher mass as compared to the other end. It is valid for both continuous and discrete, right? Understood? Okay. So एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास रॉड है, अच्छा दो रॉड है एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस मैंने आपको ये दे दिए हैं कि ये एक जा रहा है एंड एक ये जा रहा है, ठीक है। अच्छा इसे मैंने 0,0 मार्क कर दिया है, ये ओरिजिन है। मैंने कह दिया कि जो इसकी लेंथ है वो मान ले 10 यूनिट्स है एंड इसकी लेंथ मैंने मान लिया है कि ये है 6 यूनिट्स मान लिया है, ठीक है। एंड ये लेंथ मैंने मान ली कि ये है यू कैन अज्यूम इट एज सपोज 4 यूनिट राइट। ओके तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि एंड ये वाली लेंथ मान लेते हैं कि ये है 2 राइट। ओके तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, देखते हैं। एंड वी आर गिवन दैट दे बोथ हैव इक्वल मासेस, दे हैव इक्वल मास। ओके इक्वल मास नहीं है तो आप लोग कुछ और मान लीजिए क्या करना है, ओके। So we can assume it like suppose it has a mass m and it has a mass 2m. Let's assume it. Okay. तो इसका मास 2m है, इसका मास m है, राइट। सो लेट्स सी इट। तो सेंटर ऑफ मास एक रॉड का कहाँ लाई करता है, मैंने कहा था L/2, B/2, B/2 सॉरी। तो बेसिकली इसका जो ये वाला पॉइंट है, ये इसकी जो लेंथ है ये 6 है एंड ये 4 है, ये 10 थी तो ये लेंथ 6 आ जाएगी, 6 आनी चाहिए राइट। इसे 6 मान ले रहे हैं तो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे देखने में। तो ये 6 है, ये 10 माइनस 6 4/2 2। सो ये 6/2 मतलब 3/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, करेक्ट है। ओके अच्छा हम लोग को ये लेंथ नहीं पता है ना, नहीं पता है, इट इज 4, इट विल बी 4 यूनिट राइट। ओके तो ये 4 है, ये 6 है, तो L/2 से 3 एंड B/2 2 राइट, करेक्ट। ओके now what will the coordinate of this point? Well here you have to be careful right, why? Because here we are dealing with the coordinate not with the just the length right। so बहुत लोग इसका क्या करते हैं सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं 3,1 right, why? अरे 6/2 is equal to 3 and 2/2 is equal to 1, hence we got this absolutely wrong। why? बिकॉज ये तब होता जब आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर सॉरी जो एक्सेस होता है वो यहाँ पर रहता है, इस वाले पॉइंट पे एक्सेस ऐसे होता तब होता ये, तब ये मैं कहता 3,1 है राइट। बट यहाँ पर एक्सेस तो इधर है, ओरिजिन तो यहाँ पर है तो वो तो कहीं और जा रहा है ना, तो 3,1 नहीं हो सकता है, दैट इज वाई। तो ध्यान देखते हैं एक बार। तो 3,1 तो है ठीक है, 3,1 इसका आना चाहिए था अगर एक्सेस यहाँ होता, एक्सेस आपने यहाँ शिफ्ट कर दी है तो यहां से आप देखिए एक्स एक्सेस सॉरी यहाँ एक्स में लिखना चाहिए यहाँ पे वाई राइट। तो 4 यूनिट एक्स पे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है 4 यूनिट है, अच्छा यहाँ तक की लेंथ क्या है 3 यूनिट है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 7 कॉमा समथिंग बनेगा एंड ये लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, क्यों? अरे ये 2 है तो ये 2 है तो 6 माइनस 2 4 हो गया, तो ये 4 है, 4 प्लस 1 ये होना चाहिए बेसिकली 7,5 राइट, क्योंकि 4 थी और ये 2/2 1
हेंस ये इसका कोऑर्डिनेट बन गया 7,5 एंड ये 3,2। तो बेसिकली आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक 3,2 है एंड एक 7,5 है। समझ आया ना मैंने कैसे कोऑर्डिनेट मार्क किए हैं? इस पे एक बार आप लोग दोबारा सॉल्व करिएगा, आप लोग समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ अप्लाई करेगा, ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं, इसका मास m है, इसका मास 2m है, राइट। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ अप्लाई करेगा, देखते हैं। तो इधर आप लोग x में निकाल लीजिए अलग अलग से, x इज इक्वल टू 3 into m plus 2m into 7 divided by 2m plus m, which is equal to 3m plus 14m by 3m, which is equal to 17 by 3। ये आ गया एंड y के लिए क्या आएगा, 2 into m plus 2m into 5 by 2m plus m, which is equal to 2m plus 10m is equal to 12m is equal to 4m, right, is equal to 4, sorry. So 17 by 3 comma 4 is the center of mass point, right? Okay, so it will lie in this line only, lie somewhere in this line, right? Whatever, we don't know it, somewhere here I guess, since it has more mass, so it will be lying near to this mass, right? Okay, or you could have done it like this also, that r vector is equal to m into 2 I cap plus 2j cap plus 2m into what quantity, 7I cap plus 5j cap divided by m plus 2m is 3m, right? We are not writing it again. So m gets cancelled, so you get from here that it is equal to 17I cap plus 12j cap by 3, so you get 17 by 3I cap plus 4j cap, right? So again you got this expression only, it is in coordinate form, it is in vector form, right? Understood? Simple, right? So this is the position vector of RCOM and this is in coordinate form, right? So this is how you find the center of mass for such kind of expression in which you are given multiple objects, right? So basically you find the individual center of masses, then you express it in like a point object, right? In point object you represent it in form of point object like this, and then you find the center of mass of these two, right? Simple, understood? That is a basic concept. Just you need to remember that what is the coordinate axis that you are given, जो coordinate axis आपको दिया हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, एंड जो आपको पॉइंट्स फाइनली मिल रहे हैं उनका ध्यान रखना है, एंड उसके बाद कैलकुलेशन ध्यान रखना है कि एक्स एंड वाई में अलग अलग निकालना है, ठीक है। या फिर आप एक वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हो, अगर जेड एक्सेस भी तो जेड के फॉर्म में आप निकाल देते हैं, सिंपल, अंडरस्टूड। ओके, एक और टाइप की प्रॉब्लम है जिसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव मास प्रॉब्लम, बहुत लोग उसे कहते हैं। हालांकि नेगेटिव मास बोलना मुझे इतना एप्रोप्रिएट नहीं लगता, क्योंकि नेगेटिव मास की कुछ अलग प्रॉपर्टी रहती है, तो बट स्टिल जो कहा जाता है मैं उसे फॉलो करूंगा, बट still I don't think so that negative mass कहना एक appropriate term है, right? But we are not going to that, and let's discuss. So basically question ये होता है, suppose suppose this is a disk, let's assume it as a disk, right? And of course disk का center of mass कहाँ होना चाहिए, उसके center पे। क्यों? क्योंकि mass तो symmetrically इस पर placed है, तो अगर symmetric है तो center of mass कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए, hence center of mass यहाँ कहीं lie करेगा, right? अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि इसमें से इतना पोर्शन एक और डिस्क ड्रॉ की जाती है एंड उसे निकाल दिया जाता है, फिर पूछा जाता है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताने को इस रीजन का, राइट? एंड ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आता है, जो कि अभी नहीं, हम लोग 12th वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे, एंड वो जेई एडवांस के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, राइट? तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या आइडिया लगाते हैं कि देखो, बेसिकली इनिशियली हम लोग फुल डिस्क मानते हैं जिसका मास m है, एंड उसमें से हम लोग एक ये वाला डिस्क हटा देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसका मास कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लेते इस डिस्क का रेडियस r था, अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी रेडियस r होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये r है तो ये इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या है, r/2 होना चाहिए, r/2 होना चाहिए था ना। हेंस अगर उसका डेंसिटी मैं सिग्मा मान ले रहा हूँ, तो सिग्मा इंटू सरफेस मास एरिया डेंसिटी, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर
sorry, into pi square. What why I am writing 4 pi square. Pi r square is the density, is the mass of this complete disk. This complete disk is equal to m, and the mass of this disk is this into pi r square by 4, because the radius is r by 2, and when square it becomes this quantity, which is equal to m by 4. So it has a mass m by 4, right? Okay, and radius r by 2. Okay, but what's the use of this? Well, it has lots of applications. So to understand this, first of all, you need to draw an axis over here like this, which is going like this. Okay, so center of mass of the first, I mean the bigger disk is at 0, 0, and of the second disk, this removed disk, it should be at r by 2, 0. Correct? Why? Because this distance is r by 2. Correct or not? Correct. This is r by 2, and since it is not going in the y direction, so that is why it is 0 there, right? Correct? Okay. Now let's solve it, right? So basically, if you are removing this mass, so that is why what we are going to do is that in the formula m1 x1 or m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2 is equal to RCOM, the required RCOM. Since we are only dealing in x-axis, so we can write whole expression like this: m1 x1 and m2 x2. We can remove this vector sign because we are just dealing in numericals right now. So now let's solve it. So what is the mass? M into 0. Since it is 0, 0, so it will be 0 plus negative m by 4 into r by 2. अच्छा, ऐसा क्यों किया है? बिकॉज ये वाला मास हम लोग निकाला है, तो जब हम लोग मास निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होता है? वहां पहले कुछ मास था, मैंने मास निकाल दिया, तो सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स हायर मास की तरफ जाएगा, जहाँ ज्यादा मास है। तो जीरो मास की जगह वहां तो जीरो मास हो गया ना, वहां तो कोई मास ही नहीं है, वहां कुछ है ही नहीं। तो इसलिए जो वहां से जो सेंटर ऑफ मास है वो वहां शिफ्ट होकर थोड़ा सा लेफ्ट साइड जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग उसे निकाले, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है। It is not representing a negative mass, it is representing that we are just taking out that much amount of mass from the object, right? नेगेटिव मास फिजिक्स में एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए मैं ज़्यादा उस बिलीव नहीं रखता हूँ, बट स्टिल यहाँ पर उसे यूज़ करना मैं ज़्यादा बिलीव उसमें नहीं रखता हूँ। नेगेटिव मास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड हाइपोथेटिकल है, तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ज़रूर मैं, बट अभी नहीं। सो बेसिकली ये हो गया डिवाइडेड बाय m minus m by 4, correct, is equal to RCOM, right? So basically from this you get negative mr by 8 into 3m into 4, m and m gets cancelled, this and this gets cancelled, so we are left with that RCOM is equal to negative r by 6, right? So final जो center of mass होगा इसका वो इस लाइन पे यहाँ कहीं नेगेटिव r by 6,0 पे लाई करेगा, राइट? ऑफकोर्स y का दोनों जीरो था, तो ऑफकोर्स जो फाइनल भी होगा y 0 पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y1 y2 आता है, y1 0 y2 0, तो ऑफकोर्स जो फाइनल उसके अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास भी आता है वो भी 0 पे आता है, राइट? तो नेगेटिव r by 6,0, एंड ऑफकोर्स अगर कैलकुलेशन एरर हुई हो देन प्लीज टू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रेक्टिफाई इट, राइट? तो बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास की बहुत जरूरी है, एंड ऑफकोर्स और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज वो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे अभी के लिए, या उनमें थोड़ा और ज़्यादा मुझे डीपली समझाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी उन्हें स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, डीप लेक्चर्स बना दूंगा उस पर, बिकॉज ये एक वन शॉट है, तो इसमें आप लोगों को मैं बेसिक रिविजन कराना चाह रहा हूँ। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई कैन टेल इन दिस चैप्टर, जो एक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जे या नीट के पर्सपेक्टिव से बेसिकली। एंड अगर आपको इस चैप्टर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से पढ़ना, देन प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो, बट वो किसी एग्जाम से रिलेटेड नहीं, ना जे से रिलेटेड ना नीट से रिलेटेड, राइट? मैं कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा उस पर कि एक्चुअली होता क्या सब चीज़ें, हालांकि उसका कोई रेफरेंस नहीं होगा किसी भी एग्जाम पर्पज से, राइट? वो बस एक कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर रहेगा उसके रिगार्डिंग, राइट? एंड इट विल बी अ लॉन्ग लेक्चर ऑफ कोर्स, राइट? So with this we come to the end of this lecture. So if you did enjoy this video, then please do like, share, subscribe my channel and support this video. Bye bye, take care and all the best.